हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने फेडरलिज्म चैप्टर स्टार्ट कर लिया है और अब हम उसके इस पार्ट में एंड हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस यहाँ तक पहुँच गए हैं। चलिए हम देखते हैं कि कैसे संघवाद को प्रैक्टिस किया जाता है। फेडरलिज्म का अर्थ होता है संघवाद। चलिए अब आगे देखिए क्या होता है। Constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. अब आप किसी भी संघ को सक्सेसफुल बनाने के लिए संवैधानिक ज़रूरतें तो होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ संविधान में लिख दिया जाए तो वो काफ़ी होता है। नहीं, उसके लिए और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत होती है। इफ़ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज़ सक्सेडेड इन इंडिया, अगर भारत में ये फेडरल सिस्टम सफल हुआ है तो इट इज़ नॉट मियरली बिकॉज ऑफ द क्लियरली लेड आउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। ऐसा इसलिए नहीं हुआ है कि संविधान में सब कुछ साफ साफ तौर पे लिख दिया गया है। The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. सही माने में भारत में फेडरलिज्म इसलिए सफल हुआ है, उसकी सफलता का जो श्रेय है वो हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है, जो हमारे देश का नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, उसको दिया जा सकता है। This ensured that spirit of federalism, respect for diversity, and desire for living together become shared ideal in our country. ऐसा इसलिए हुआ है कि एक तो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को स्वीकार करना सभी के द्वारा कि हाँ नहीं, इसे हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, और डाइवर्सिटी को हम बहुत इज्जत देते हैं। हमारे यहाँ तो आपको पता ही है कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है ना। और सभी इतने डाइवर्स कंट्री होने के बावजूद भी सब में एक साथ मिलजुल कर रहने की जो एक इच्छा है, उसने ही हमारे देश को एक सूत्र में बांध कर रखा है। Let us look at some of the major ways in which this happened. कैसे ये पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ने का काम हुआ है, ये देखिए। हालांकि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो भारतीय नेता बहुत डरे हुए थे कि हम ये काम कर तो रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कि भारत कई हिस्सों में बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए कैसे, इतिहास देखिए तब आपको पता चलेगा। The creation of linguistic states were first and major test for democratic politics in our country. हमारी democratic politics के लिए linguistic states बनना सबसे बड़ा एक टेस्ट था, एग्ज़ाम था इनके लिए, है ना। जैसे हम टेस्ट देते हैं ना, आप स्कूल में टेस्ट देते हो, उस तरह से ये एक हमारे देश की डेमोक्रेसी का एक टेस्ट था। If you look at the political map of India when it became its journey as a democracy in 1947 and at 2013, you will be surprised by the extent of changes. आप देखिए, ये भारत का मैप है जो कि 1947 में था। ये तो तब पाकिस्तान बन चुका था 1947 में, और ये जिसे आज हम बांग्लादेश में के नाम से जानते हैं, उस समय ये पूर्वी पाकिस्तान था और ये पश्चिमी पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान, और ये ईस्ट पाकिस्तान था। फिर जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी 1971 में, तो उसके बाद ये देश बांग्लादेश कहलाने लगा था, पूर्वी पाकिस्तान जो है वो। तो आप देखिए 1947 में भारत का ये मैप था और आज ये है। ये देखिए कितना फ़र्क है दोनों में। ये आज है और ये 1947 में था। ये आज का मैप है 2013 का। तो देखिए कितना फ़र्क है। You will be surprised the extent of changes. Many old states have vanished. पुराने कई स्टेट जो हैं वो ख़त्म हो गए, उनका नाम चेंज हो गया या उन्हें कई हिस्सों में बांट दिया गया, है ना। और उसके साथ ही साथ क्या है कि मेनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड, कई नए स्टेट बने। एरिया, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द स्टेट हैव बीन चेंज, सबकी एरिया बदल गई, बाउंड्री बदल गया, बहुत सारे नाम भी बदल गए, है ना।
In 1947, the boundary of several old states of India were changed in order to create new state. 1947 में बहुत सारे राज्यों की बाउंड्री इसलिए बदल दी गई ताकि नए स्टेट बनाए जा सकें. This was done to ensure that people who spoke the same language live in the same state. ऐसा इसलिए किया गया था कि ताकि एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य के अंदर रह सकें. Some states were created not on the basis of language. कुछ स्टेट तो सिर्फ भाषा के नाम पर नहीं बनाए गए थे, but to recognize differences based on culture, ethnicity और geography. कुछ स्टेट इसलिए बनाए गए थे ताकि उनकी जो कल्चर है, उनकी जो एथनिसिटी है या उनकी जो जोग्राफ़ी है उसको ध्यान में रखकर इन स्टेट्स को बनाया गया था, न कि भाषा की वजह से. These include states like Nagaland, उत्तराखंड एंड झारखंड. ये वो स्टेट हैं जैसे नागालैंड है, उत्तराखंड है और झारखंड है. इन सभी स्टेट को लैंग्वेज के बेस पर नहीं बनाया गया था, बल्कि उनकी कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के बेस पर बनाया गया था. When the demand for the formation of a state on the basis of language was raised, जब भाषा के नाम पर राज्य बनाने की बात हो रही थी, some national leader feared that it would lead to the disintegration of the country. बहुत सारे नेताओं को ऐसा लगने लगा था कि देश जो है वो कई टुकड़ों में बट जाएगा. The central government resisted linguistic state for some time. इसलिए केंद्र सरकार ने बहुत समय तक भाषा के नाम पर राज्य बनाने की बात की जो मुद्दा जो उठाया जा रहा था उसको रोके रखा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते. बट द एक्सपीरियंस हैज़ शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड. और लेकिन जब ऐसा कर दिया गया, यानी कि जब लिंग्विस्टिक स्टेट बना दिया गया, तो वो डर जो लोगों के नेताओं के मन में था वो ख़त्म हो गया. बल्कि उन्होंने ये देखा कि देश और भी यूनाइटेड हो गया है, और साथ ही साथ क्या है, इट हैड मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर. और जो शासन का काम है उसे करना भी अब बहुत आसान हो गया है. उसके बाद देखेंगे लैंग्वेज पॉलिसी. भाषा के नाम पर जो पॉलिसी बनाई गई थी उसकी वजह से कहाँ कहाँ किस प्रकार का विवाद हुआ था. A second test for Indian Federation is the language policy. दूसरा जो इनका टेस्ट या एग्जामिनेशन जो भारतीय फेडरेशन का हुआ वो था भारत की सरकार की लैंग्वेज पॉलिसी के ऊपर. Our constitution did not give the status of national language to any one language. हमारा संविधान जो है किसी एक भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं देता. हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल लैंग्वेज. हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली 40% ऑफ द इंडियन. लेकिन हिंदी जो है वो भारत में रहने वाले सिर्फ 40% लोगों की भाषा है. Therefore, there were many safeguards to protect other language. इसलिए बहुत ज़रूरी था कि कुछ ऐसे सुरक्षापूर्ण कदम उठाए जाएं ताकि दूसरी भाषाओं को भी प्रोटेक्शन मिले. Beside Hindi, there are 21 other languages recognized in the scheduled language by the Indian Constitution. इसलिए हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को जो संविधान का शेड्यूल है उसमें शेड्यूल लैंग्वेजेस की जो शेड्यूल बनी हुई है उसमें रखा गया 21 अन्य भाषाओं को भी हिंदी के अलावा. A candidate in an examination conducted for the central government position may opt to take the examination in any of these languages. और ऐसा कहा गया है कि जो कैंडिडेट यूपीएससी के एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं वो इन किसी भी भाषा में, जो हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं में चाहें तो एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं. कोई भाषा ऑप्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए. कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश या हिंदी में ही दें, वो अपने रीजनल लैंग्वेज वाली भाषा में भी दे सकते हैं. स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज. इसके अलावा हर राज्य की अपनी ऑफिशियल भाषाएं भी होती है. मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट. और ज़्यादातर सरकारी काम जो है उस राज्य की अपनी ऑफिशियल भाषा में ही होती है.
Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi. और श्रीलंका के विपरीत भारत में नेताओं ने बहुत ही सजग होकर वो हिंदी भाषा को बढ़ाने का काम किया था। बहुत सजग थे कि ऐसा ना लगे किसी को कि हमारे ऊपर हिंदी थोपी जा रही है। According to the Constitution, the use of English for official purpose was to stop in 1965. संविधान में तो ये बात लिख दी गई थी कि इंग्लिश को ऑफिशियल भाषा के रूप में सिर्फ 1965 तक ही चलाया जाएगा, उसके बाद उसे बंद कर दिया जाएगा। However, many non-Hindi speaking state demanded the use of English continue. लेकिन बहुत सारी ऐसे राज्य जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम इंग्लिश को कंटिन्यू करना चाहिए हमें। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म। और तमिलनाडु में तो बहुत ही हिंसक स्थिति हो गई थी भाषा को लेकर। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। इसलिए तब से केंद्र सरकार को इस बात को स्वीकार करना पड़ा था कि वो इंग्लिश के अलावा हिंदी को ऑफिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। मतलब हिंदी तो होगी, इंग्लिश भी होगी। Many critics think that this solution favored the English speaking elite। और बहुत सारे क्रिटिक ये मानते हैं कि ऐसा करने से जो इंग्लिश स्पीकिंग एलिट थे, जो रईस लोग जो इंग्लिश भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, ये इसको फेवर करता था। Promotion of the Hindi continue to be as official policy of the government of India। लेकिन फिर भी हिंदी का प्रचार करना एक पॉलिसी थी, ऑफिशियल पॉलिसी थी भारतीय सरकार की। Promotion does not mean that central government can impose Hindi on the states where people speak different languages। Promotion यानी बढ़ावा देने का अर्थ ये नहीं होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हिंदी भाषा को उन राज्यों पर में थोपेगी जहाँ की भाषा जो है हिंदी के अलावा दूसरी है, जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, इस तरह से है। The flexibility shown by the Indian political leader helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka find itself। और इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण हमारे नेताओं की बुद्धिमत्ता के कारण जो ये थी पॉलिटिकल जो एक सिचुएशन श्रीलंका में जो हो गई थी तमिल और सिंहली के बीच में, वैसी सिचुएशन हमारे देश में नहीं हो पाई, क्योंकि हमारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने बहुत बुद्धिमानी का परिचय दिया था। अब हम देखेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन। रीस्ट्रक्चरिंग the center-state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice। अगर सेंटर और स्टेट दोनों की रिलेशन को मजबूत बनाया जाए तो ही देश का फेडरल सिस्टम भी मजबूत होगा। How the constitutional arrangement for sharing power work in the reality depend on large extent on how the ruling parties and leader follow these arrangement। हमारे संविधान में जो अरेंजमेंट की गई है पावर शेयरिंग की, वास्तव में ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि रूलिंग पार्टी जो सेंटर में है और स्टेट में है वो इन अरेंजमेंट को कैसे फॉलो करते हैं। For a long time, the same party ruled both the center and in most of the states। बहुत समय तक कांग्रेस पार्टी जो थी वही सेंटर में भी होती थी और स्टेट में भी होती थी। This meant that the state government did not exercise their right as autonomous federal unit। और इसका मतलब ये था कि सेंटर में भी वही सरकार है, राज्य में भी वही सरकार है, तो राज्य सरकार जो है वो अपनी पावर को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाती थी, क्योंकि जो सेंटर से ऑर्डर आता था, क्योंकि केंद्र में भी कांग्रेस है, राज्य में भी कांग्रेस है, तो नतीजा ये होता था कि कांग्रेस जो है वो जो सेंटर में डिसीजन लिए जाते थे वही राज्यों पर भी थोप दिए जाते थे। As and when the ruling party of the state level was different, the parties ruled at the center tried to undermine the power of the states। और जब भी ऐसा होता था कि केंद्र में कोई और पार्टी की सरकार है और राज्य में कोई और पार्टी की सरकार है, तो अक्सर जो केंद्र की सरकार होती थी उनको बहुत सबॉर्डिनेट की तरह देखती थी और उनको हर समय दबाने की कोशिश करती थी।
और क्या इसके लिए वो क्या करती थी? इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वर कंट्रोल बाय राइवल पार्टीज़। और तब उस समय एक और तरीका अपनाया जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, वो ये कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को मिसयूज़ करके स्टेट गवर्नमेंट जो कि दूसरी पार्टी के हैं, जैसे सपोज़ केंद्र में कांग्रेस पार्टी है और राज्यों में कोई दूसरी पार्टी है, तो उनको ये वो डिसमिस करने की कोशिश करती थी। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। इसलिए इससे क्या होता है कि हमारा जो एक फेडरलिज्म का जो स्पिरिट है, जिसमें हम ये कहते हैं कि हम पावर शेयर करेंगे, वो कमज़ोर पड़ जाता है। एट द ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990। लेकिन इस सिचुएशन में अचानक 1990 के बाद बहुत बदलाव आ गया। The period saw the rise of regional parties in many states of the country। इस पीरियड में क्या हुआ कि बहुत सारी रीजनल पार्टी जो है वो उभर कर सामने आई। दिस वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर। और इन्हीं से 1990 के बाद से ही केंद्र में मिली जुली सरकार बनने लग गई थी। एक पार्टी को मेजॉरिटी मिलती नहीं थी, नतीजा ये होता था कि दूसरी पार्टियों से समझौता करके उन्हें सरकार बनाना पड़ता था। सेंटर सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा, क्योंकि अगर किसी भी एक पार्टी को मेजॉरिटी सीट नहीं मिलेगी लोकसभा में, द मेजर नेशनल पार्टी हैड टू एंटर इनटू अलायंस विथ मेनी पार्टीज। तब क्या होती थी, जो मेजर पार्टी यानी जिनको जब से सबसे ज़्यादा सीट लोकसभा में मिली थी, वो दूसरी पार्टियों के साथ मेल जोल करते थे, अलायंस करते थे, इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टी। और इसमें कई रीजनल पार्टी भी आ जाती थी टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर, ताकि वो केंद्र में सरकार बना सकें। दिस लेड टू ए न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग। इस तरह से क्या हुआ, एक पावर शेयरिंग का नया कल्चर शुरू हुआ। एंड रेस्पेक्ट फॉर द ऑटोनोमस स्टेट गवर्नमेंट, और जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसके ऑटोनोमस स्टेट गवर्नमेंट जो थी उसको उसकी महत्व को भी और उसके लिए रेस्पेक्ट भी लोगों के मन में जागा। कब से? 1990 के बाद से। This trend was supported by major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state government in an arbitrary manner। इसके अलावा क्या हुआ, एक नई ट्रेंड आई जिसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की कुछ ऐसी जजमेंट आई जिसमें अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इतनी आसानी से स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करना संभव नहीं हो पाता। एक तरफा तरीके से जो पहले डिसमिस कर देती थी सेंट्रल गवर्नमेंट सरकारों को, अपनी राइवल पार्टी वाली सरकारों को, उसको ये करना अब संभव नहीं था। Thus, federal power sharing is more effective today than it was in the early years after the constitution came into फोर्स। इसलिए क्या है कि अब जो है हमारा फेडरल पावर शेयरिंग जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा मजबूत हो गया है हाल उसकी तुलना में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो ये पार्ट हमने फेडरल सिस्टम का देखा। अब हम आगे जो हम पार्ट पढ़ेंगे वो है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आप इस पर कमेंट करें और इसे लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।